जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अगर कोई समझता है कि वो वजीर आजम किसी और को बना देंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। और पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 145 सीटें हम नेशनल असम्बली की पंजाब से लेंगे। इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स लेते हैं शाहजी से। शाहजी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे शाहजी राना सनाउल्लाह और बिलावल साहब के बारे जी वालेकुम अस्सलाम जी भाई। आप रोज कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिसपे हंसने को भी दिल करता है और रोने को भी दिल करता है। में? जी। राणा साहब की जिस तरह से आपने बात की, तो भैया राणा साहब के पास तो हर चीज मौजूद है ना। वही जो लोग आजकल कह रहे हैं, जो जबान जद आम है, और जब कहते हैं कि जबान जद आम हो जो बात, तो आवाज खल्क को नक्कारा खुदा समझना चाहिए। तो राणा साहब का कहना कि हम 145 सीटें ले लेंगे नेशनल असेंबली की, यानी 125। आधी तो तकरीबन हो गई ना, 300 के। इन्होंने कुछ सीटें कम कर दी है ना इस बार। हम्म। तो ये है कि आप आधी तो सीटें वही ले गए, सिंपल मेजोरिटी आप ले जाएंगे, तो यकीनन आपको बीएपी और एमक्यूएम में से किसी एक को अपना इत्तेहादी बनाना पड़ेगा। हम्म। उसके बगैर तो शायद आप ना कर सके। लेकिन हमारे पास, यानी जो मैं अपने, आप कह लीजिए अपने एक्सपीरियंस से या जो माजी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि 97 में मियाँ साहब के बारे में यही था कि मियाँ साहब को वही 96 97 100 से कम सीटें मिलेंगी कौमी असेंबली की। लेकिन कुछ समझ नहीं आती, किसी भी तजियाकार ने कोई उसके बारे में बता नहीं सके कि मियाँ साहब को 2/3 अक्सरियत दिला दी गई थी। यानी हम्म। पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल अब 20 25 30 सीटें दिलवाई गई थी। ये 1997 के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, जब ये सेकेंड टर्म के लिए आए थे, और जिसमें ही इन्होंने कोशिश की कि ये अपने ही हैंड पिक्ड जनरल आर्मी चीफ को, मुशर्रफ साहब को उड़ा के, तो अपना होल्ड कायम करे फौज पे भी, जिसमें इनको नाकामी हुई थी। बहरहाल ये इनका दावा है, आगे क्या होता है हम देखते हैं। लेकिन एक चीज तो तय है जो सारे मीडिया में चल रही है, जो गर्दिश कर रही है आम बात, कि यकीनन ये किसी बहुत बड़ी कह लीजिए कमिटमेंट के साथ और किसी बहुत बड़े वादे के साथ वापस आए हैं मियाँ साहब। देख लीजिए ना, हम्म। आते साथ ही कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कुछ नहीं, तमाम अदालती आईनी हर चीज जो है वो पसे पुश डाल दी गई, बल्कि पैरों तले रोन दी गई। जिस तरह से फौजी डिक्टेटर्स कहते आए हैं कि जी ये तो हमारे आइन जो है ये रद्दी के टोकरी में फेंकने वाला है, और मैं इसको अपने पैरों तले रोन दूंगा इसको। तो ये अब सिविलियंस ने भी इसको पैरों तले रोन दिया है। इस तरह से ये शोर मचाते आए कि जी भुट्टो जो था वो पहला सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा है। तो अब ये हम्म। भी, ये डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन ये है तो सही ना। ये जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, वो इसी तरफ इशारा करता है कि ये इस वक्त डिक्टेटरशिप ही चल रही है। यानी आओ, राणा साहब का बयान अपनी जगह पर, उसमें आ, मेरे पास कोई ऐसी कह लीजिए कि कोई दलील नहीं है कि मैं इसको रद्द कर सकूं। ये हम्म। तो इलेक्शन होगा तो तब देखेंगे, और इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस पे अब भी एक सवालिया निशान है। हम्म। बहरहाल इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो कहीं भी नहीं है, ये ऊंची नीची पहाड़ी की ऊपर ही है। हम्म। एक तरफ तो आपने पाताल में घुसा दी एक सबसे बड़ी जो सियासी, फिलहाल जिस तरह से होता है कि एक सबसे बड़ी सियासी जमात को आपने पाताल में घुसा दिया, दूसरी जो है, जो आपकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात थी, उसको आपने वही टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। ये बिलावल जरदारी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। आज उन्होंने पेशावर में भी एक अदद जलसा कर डाला। वो इसी बात की तरफ इशारा करता है कि इलेक्शन कैंपेन जो है बड़ी जोर शोर से और क्या कह शिद्दत के साथ शुरू हो चुकी है। नून लीग अभी उस तरीके से जलसे तो नहीं कर रही, लेकिन वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रही है कि जो कुछ हो रहा है उसमें हमें कह लीजिए कि मार ना पड़े। हम्म। होता ही है ना कि लोग जो हैं जब बल्क में, या जिसको कह लीजिए कि बहुत ज्यादा तादाद में निकल आए, तो फिर बहुत सारी चीजें गड़बड़ भी हो जाती हैं। जिस तरह अभी कुछ देर पहले किसी ने शेयर किया हुआ था, कोई एक कोई भरवाना साहब थे नून लीग के,
जी वो बिल्कुल शाह जी, जंग में साहिवाल नून के लीग के मकामी अहदेदार महर जंग में मोहम्मद अफजल परवाना जंग साहब। जी जंग के अंदर ये गए थे और इनको वहां पे जूते पड़े हैं, बहुत मार पड़ी है किसी ने ये, वो ये ट्विटर के ऊपर, अब तो ट्विटर को शाह जी एक्स उनके कहना भी कपड़े अजीब भी सा ही लगता है। उतार दिए गए हैं, वो वीडियो में दिखाया गया है, कपड़े तक उतार दिए अच्छा, गए नहीं हैं। मैंने वो तो नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ इतना सा देखा कि उनको मार पड़ रही है और ये बताया गया कि ये नून लीग के हैं, झंग से हैं, और ये कोई एक तरह से इलेक्शन कैंपेन ही है ना जी, वोट मांगने के लिए गए हुए थे। तो देखिए पाइपों पाइपों के ये साथ लोगों ने चीजें, मारा है, पानी वाले पाइप्स नहीं होते। जी ये चीजें किस तरफ इशारा करती हैं, आप इसको देख लीजिए। अब हम्म। बात रह गई बिलावल जरदारी साहब की, जिस तरह से कल भी हमने बात की थी, ये मांगने पे आ गए हैं। इनको नजर आ रहा है कि अब इनकी गेम जो है वो, नून लीग ने इस बार कमाल के साथ इनको साबित किया कि भैया, आपके अब्बा जो थे, जो दावे करते थे ना कि मैं बड़ी जबरदस्त शख्सियत हूं, मैंने 5 साल हुकूमत चलाई और दिस एंड दैट, वो इस दफा नून लीग ने उनका पर्दाफाश कर दिया और उनको बड़ी बुरी तरह से कह लिए शिकस्त हुई है इस वक्त। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तो उनका यही कहा कहना, था कि ये 16 माह हमारे साथ काम करते रहे हैं, तो इनको नहीं पता था कि क्या चीजें चल रही हैं। जी ये जी, इतने बिल्कुल बच्चे बिल्कुल थोड़ी थे। बिल्कुल, ऐसा ही है, बिल्कुल मैं भी उसी तरफ ही आने लगा था कि आप इनके साथ काम करते रहे और आप अब दावा ये करते हैं कि पीपल्स पार्टी, बल्कि अपने बारे में कहते हैं कि मैं अपनी जो कारकर्दगी है एज ए फॉरेन मिनिस्टर, तो भैया माजरत के साथ आप आम आदमी के पास जाएंगे तो आप उसे क्या कहेंगे कि आपने अमेरिका में जाके क्या किया था, आपने बरतानिया में क्या किया था, या आप पाकिस्तान को कहां रिप्रेजेंट किया और क्या आपने किया। हम्म। आप बात करते हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं कि जी पीटीआई के दौर में कश्मीर का उन्होंने, इंडिया ने जम कर लिया अपने आप में। हम्म। तो उससे पहले जो मौलाना साहब के साथ आपके दौर में भी रहे, आपकी अम्मा के दौर में, हम्म। और नून लीग के दौर में भी वो कश्मीर कमेटी के प्रेसिडेंट रहे, तो उन्होंने क्या किया। तो भैया आप अगर ये कहते हैं कि आप अपनी ये कारकर्दगी लेके जाएंगे लोगों के सामने और आप वोट ले लेंगे और कामयाबी समेट लेंगे, तो मेरा ख्याल है ये आपकी बहुत बड़ी शाह जी लगता विशफुल है ऐसे थिंकिंग लोग है। बहुत गुस्से में हैं, उनका दिल करे तो इन सबको ऐसा ही एकदम लग रहा है भाई। एक ट्रेलर तो आज आपने देख बिल्कुल लिया। आपकी, जी आपकी बात से तो ये लगता है, नहीं अभी तो ये एक इंसिडेंट है, पता नहीं अब इसमें सदाकत कितनी है, क्या है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है ना अभी भी, मुख्तलिफ जो प्राइवेट सर्वेज हैं, अब उस पर भी आपको पता है बैन लगा दिया गया है कि अच्छा कोई जी। प्राइवेट किसी किस्म का कोई सर्वे जो है वो सियासी सूरत हाल पे कहीं पे भी वो शाया नहीं किया जाएगा। लेकिन जो तो अभी इससे तक की क्या सूरत जाहिर होता है हाल शाह है, जी, इससे क्या जाहिर इससे होगा। जाहिर यही इससे यही जाहिर होता है कि इस वक्त जो हुक्मरान जमात बैठी हुई है, जिस तरह से आप कह लीजिए कि आपके काकड़ साहब जो बैठे हुए हैं, ये भी एक हुक्मरान जमात, यानी जिसके ये साथी हैं, कंटिन्यूटी। बीएपी के ये रुकन है और ये जिसके साथी हैं, इन सबको पता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। देखिए इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ लम्स यूनिवर्सिटी में भी शाह ताकत जी के हमने बल, देखा था, वहां पे भी तो जी लोगों ने क्रॉस क्वेश्चन किए थे लम्स यूनिवर्सिटी में। हाँ जी हाँ जी, ये इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है ना, ये सिर्फ ये छोटा सा एक कह लीजिए कि ट्रेलर है, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि भाई हालात जो हैं वो इनके हाथ में फिलहाल नहीं आ रहे। शाह जी अब ऐसे में देखना यह है कि हाथ ये से पीपल, याद आया, इनको आशियाना से भी जो है वो रिलीफ मिल गया है। जी जी भाई हम उस तरफ भी आते हैं, लेकिन अभी यह है कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें जाहिर है मेन दो बड़ी जमातें तो यही है, इत्तेहाद हम्म। बनाएंगे और उसके साथ मिल के काम करेंगे। तो हम बिलावल जरदारी साहब की बात कर रहे थे कि बिलावल साहब किस मुंह से क्या लेके जाएंगे अवाम के पास। ये 16 महीने इसी गवर्नमेंट के साथ थे ना। दूसरा इन्होंने कहा था जी कि ये नून लीग नहीं, ये महंगाई लीग है। तो भैया ये महंगाई लीग है, तो आपको नहीं पता था, आप इनके साथ फिर क्यों रहे 16 महीने। शाह जी वो आप तो कह रहे हैं सोलह कि हम महीने मुल्क से, इनको चौथी दफा वजीर आजम नहीं बनने देंगे। ओ भैया फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं जिससे मुझे हंसी आ रही है कि बिल्कुल ये आपकी उनका क्या बयान है। मजाल है कि हम्म। आप इनको रोक सके। ये जो अच्छा। कुछ फिर वही कमिटमेंट के साथ जो आए हुए हैं और जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें इनका कुछ भी नहीं नजर आता, कि जो चाह रहे हैं जैसे चाह रहे हैं कह रहे हैं कहते रहे, जो उन्होंने बातें ये भी तय कहा हो कि चुकी कोई हैं। अगर समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं तो ये इनकी गलत फहमी है।
ये भी उनकी तो स्टेटमेंट है। भैया आप ऐसी बातें ना करें, आपको पता ही है कि किस तरीके से, यानी आपकी वालदा माजिदा का दौर और नवाज शरीफ साहब का दौर, हम्म। आपको अंदाजा है ना कि कौन किस तरह से किसको प्राइम मिनिस्टर बना सकता है और किसको गिरा सकता है। हम्म। तो ऐसी बातें जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक कह लीजिए कि इसमें वार्म यूं अप भी तो कह नहीं हो सकते रहे? हैं कि ना वार्म तजर्बा। अप हो रहे जी, हैं? वार्म अप तो नहीं हो नहीं नहीं, रहे? वार्म अप नहीं हो रहे, ये एक ना तजर्बाकार और एक फ्रस्ट्रेटेड शख्स की ये सारी बातें हैं, अच्छा अच्छा। जिसको ये नजर आ रहा है कि गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। हम्म। अब जो रह गया दावा आपका, जिस तरह से राणा साहब के बारे में आपने कहा है, तो ये दावे में वो कह इसको रहे हैं मैं हम विनिंग वेट पोजीशन ज्यादा। में हैं, राणा साहब कह रहे हैं हम जी विनिंग जी, पोजीशन वो में हैं। राणा साहब जो कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं ना, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि कमिटमेंट जो लेके आए हैं उसके तहत तमाम इदारे, तमाम इशारे वो इस तरह जाते हैं कि नून लीग को ही ये इलेक्ट करवाने की पोजीशन में है। हम्म। लेकिन यहाँ पे फिर वही जो मैं पहले कहता हूँ, ये क्वेश्चन मार्क अभी भी मेरे सामने है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 8 मार्च को ये इलेक्शंस का क्या ड्रामा होता है। हम्म। अगर तो इलेक्शंस होते हैं तो फिर तो माजरत के साथ तमाम लोगों के साथ कि भैया ये तो जो कमिटमेंट हुई है उसमें वो पूरे उतरते नजर आ रहे हैं। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और जो किसी ने उठाया था कि इसमें मसला जो बन रहा है वो मियां नवाज शरीफ साहब की अहलियत का है कि अभी ये वो तो कोर्ट्स शायद के जी ये ताहयात कन्विक्टेड है। नाहल नहीं है? ताहयात। जी ना, अहली भी है, बिल्कुल यही पॉइंट है जिसकी वजह से इनकी मुश्किल हो रही है। अच्छा। लेकिन ये पाकिस्तान है, ये सरजमीन इस्लाम है, सरजमीन मुसलमान है, यहाँ पे कोई कानून कोई आइन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे चाहेंगे जो चाहेंगे करवा लेंगे। जी यहाँ पे तो इसलिए कोई आप चीज अगर ये सोच, इम्पॉसिबल नहीं है, अगर उसको देखा जाए तो वो। बिल्कुल नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर इस खत्ते में, इस लेकिन हमारे पाकिस्तान में इदारे कहा में देख जाता है लीजिए ना। आई एम इम्पॉसिबल, मतलब मैं यहाँ पे इसको अगर दूसरी तरह लिया जाए तो यहाँ पे पॉसिबल है सारा कुछ। अच्छा, नहीं बहरहाल अब मैं उस तरह ही आ रहा था कि देखिए इम्पॉसिबल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब को आशियाना हाउसिंग जो स्कैंडल चल रहा था उसमें इनको बरी कर दिया गया, उनके साथ जो 10 को एक्यूज थे सबको बरी कर दिया गया। जी तो जी। भैया अदालतें इकतसाब अदालत की तरफ आपकी, से। आइन आपकी जेब में, कानून आपकी ठोकर पे, आप अदालतें आपकी कह लीजिए वही पॉकेट में है या आपके अंगूठे के नीचे हैं। आप जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे वो आप करवा लेंगे। तो हम्म। ऐसे में ये कहना कि जी मैं देखता हूं या कौन किसी को जबरदस्ती बनवा सकता है प्राइम मिनिस्टर, तो भैया 2013 में भी हुआ था ना, हम्म। फिर 97 में भी हुआ ना, हम्म। फिर 88 में तो चले हम मानते हैं कि पीपल्स पार्टी जो थी वो कह लिए कि एक सही शफाफ इलेक्शंस तो तब भी नहीं थे, हम्म। लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि 1988 के जो इलेक्शंस थे जो ज़ियाउल हक साहब के बाद हुए थे हम्म। उसमें पीपल्स पार्टी जीती थी। लेकिन देख लीजिए उसमें भी उस वक्त दो इलेक्शन जो थे ना, सूबाई असेंबलियों के और नेशनल असेंबली के 3 दिन के फर्क से होते थे। हम्म। क्या आप गौर कीजिए कि वो ताकतें कितनी, यानी वो उनके पास कितनी कुवत है हम्म। कि उन्होंने 3 दिन पहले पीपल्स पार्टी जीत गई है, और 3 दिन के बाद जो सूबाई असेंबली के इंतखाब होते हैं उसमें नून लीग जीत जाती है पंजाब से। हम्म। अब इससे बड़ी और कोई मिसाल मैं इस पे क्या दे सकता हूँ? हम्म। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा बड़ी, इससे ज्यादा स्ट्रांग दलील भी नहीं, मिसाल भी कोई नहीं है कि 3 दिन के अंदर अंदर लोगों का एकदम से क्या हुआ, क्योंकि सोच ही बदल गई। हम्म। तो ये सारी चीजें जो है ना ये इस तरफ इशारा करती हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो बिलावल में अभी भी मुझे यही नजर आता है कि कभी टाइम चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात जो मैं भी कहता आ रहा हूं, फिर दोहराऊंगा कि भैया इस सारे निजाम को, इस सिस्टम को हमें लपेटना पड़ेगा कि हम्म। 14-15 जमातों को हमें, ये जमहूरियत नहीं है। हम्म। ये 14-15 जमातें जितनी भी हैं ये सब खानदानी जमातें हैं। तो ये खानदानी निजाम यहाँ पे अब नहीं चलना चाहिए। हम्म। इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अब आम आदमी को आप आगे आने दें। देखिए बर्तानिया की मिसाल हमारे सामने है ना, कि वहां पे एक दौर था जब
वही रईस उमरा जो थे, जो जागीरदार थे, वो हुक्मरान थे। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी असेंबली के दो हिस्से कर लिए थे। हम्म। लोअर हाउस जो था वो हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी आम आदमियों का, उन्होंने जो हम्म। कौमी असेंबली थी, ठीक और है। जो उनकी सेनेट है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कर दिया उन्होंने। हम्म। उसमें उन्होंने ये किया कि जितने अमीर कबीर लोग थे, उनके वडेरों के, वो नुमाइंदगान वहां पे सेनेट में बिठा दिए, हम्म। उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कह के। हम्म। तो हमें यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा, इसलिए कि आम आदमी के लिए ये कुछ नहीं कर रहे, आपके सामने ही है कि बिजली का बिल अभी वो फिर कह रहे हैं कि जनवरी में बिजली और गैस को और बढ़ाएंगे। तो हम्म। भैया आप क्या चाह रहे हैं कि एक आम आदमी जो है फिर वो, अब तो फिर यही होगा हमें कि हम वापस स्टोन एज में चले जाएंगे। आम आदमी जब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो बिजलियां भी कटेंगी, ये गैस भी कटेगी, और फिर हम कोयले और जो भी कह लीजिए कुछ ऐसी चीजों पे हम चले जाएंगे कि इस्तेमाल करेंगे, कोयला, लकड़ी और भी कुछ होगा कि घर का खाना उसमें पक जाएगा। उसमें माजरत के साथ अल्लाह पाक ऐसा ना हो कि खाना भी पता नहीं कितने लोग पका सकेंगे। हम्म। तो जो सूरत हाल नजर आ रही है, जो कुछ आप कर रहे हैं, जनवरी में आपने बिजली की कीमत भी बढ़ाना है और गैस की भी, सिर्फ इसलिए कि आप जो 1% रूलिंग लीडर जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा था, जो इस मुल्क पे काबिज है, हुक्मरानी करती चली आ रही है 75 साल से, हम्म। हमने उनको पालना है। सिर्फ वो चंद खानदान हैं, हम्म। उनको पालने के लिए हमें आम आदमी की गर्दन दबाना पड़ेगी, आम आदमी की रगों में नई सुइयां चुभो के उसमें से खून निकालना पड़ेगा और इनको देना पड़ेगा। तो शायद भैया जो अल्लाह पढ़ा पाक लिखा से मेरी तबका दुआ है। जो पढ़ा लिखा तबका है, अगर वो सियासत में आता है तो वो तो क्वेश्चन करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन करने की इजाजत ही नहीं है। भैया लेकिन अब देखिए, फिर हर चीज जिस तरह आप कहते हैं ना कि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, हम्म। दुनिया में भी ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। जिस तरह से आप, यही लोग थे ना जब भुट्टो ने सियासी आजादियां दी थी तो उसके खिलाफ भी हो गए थे। उसने, हम्म। मानता हूं भुट्टो से भी गलतियां हुई, जुल्फकार अली भुट्टो से, कि उन्होंने अवाम को शऊर देने से पहले, सियासी, उन्होंने हम्म। पहले ही उनको ताकत उनके हाथ में दे दी थी, और वही खराबी हुई, हम्म। जिसकी वजह से आपके कौमी इदारे जो नेशनलाइज किए थे उनका बेड़ा गर्क हो गया। अब हम्म। यही कुछ आप अब कर रहे हैं कि आपका ख्याल ये है कि हम अभी वही जो आज से 40 साल पहले का दौर था उसमें रह रहे हैं, और बिलावल साहब जो हैं वो आगे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उसके बाद मरियम साहबा आ जाएंगी, फिर क्या उनका नाम है, हमजा शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे, उधर से वली खान साहब के पोते आ जाएंगे, उधर से मौलाना फजल रहमान साहब के यानी मुफ्ती महमूद साहब के पोते आ जाएंगे। तो अब वो चीजें चेंज करना पड़ेंगी। हम्म। उसके लिए चाहे इसको बात को तल्ख समझें, आप इसको गलत समझें, लेकिन इस वक्त इस हमारे इस वक्त की डिमांड है, और हम्म। ये चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज इनकलाब तो का आते बगैर हैं, मुश्किल है फिर लेकिन तरक्की नहीं। इनकलाब में आम आदमी ही मरता है। लेकिन इस बार बहुत सारी चीजें जो है ना, ये चेंज होंगी। वो कि मुझे मुल्क में इनकलाब आता नजर नहीं आता, इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें उस तरफ इशारा नहीं करती कि इनकलाब का रास्ता खुल गया है। हम्म। यहाँ पे जो हमारे मुल्क में करप्शन का बाजार इन्होंने गर्म कर दिया है, एक आम आदमी जिसका थोड़ा सा भी हाथ पड़ता है वो करप्शन करता है। हम्म। एक रेडी वाले से लेके, एक दफ्तर के, किसी सरकारी दफ्तर के पीएन से लेके, जहां पे पब्लिक डीलिंग का काम होता है, हर जगह पे करप्शन का बाजार गर्म है। हम्म। ऐसे में चेंजेस नहीं आती, लेकिन वक्त ऐसी चीज है जो जब तब्दीली पे आती है, जब कुदरत तब्दीली करने पे आती है, तो फिर वो फिरौन को भी डुबोगे इबरत का निशान बना देती है। ठीक तो है अल्लाह चलिए। पाक से मेरी दुआ है कि इस मुल्क को कायम दायम रखे। आपने, मैंने, हमारी नस्लों ने यहीं पे रहना है। ठीक है चले, ये थैंक यू वेरी। हम 1% रूलिंग एलीट में नहीं है। हम्म। जी जी। जी जी। चलिए। चले ठीक। थैंक यू वेरी जी मच शाह जी बिल्कुल आज की। बिल्कुल। जी जी, थैंक यू वेरी मच शाह जी जी आज की थैंक अपडेट्स यू देने के थैंक लिए, यू। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, जी अल्लाह ने बहुत के बाद। शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम।